हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी और आप पढ़ रहे हैं सुपर क्विक रिवीजन। जी हाँ, हिंदी का सुपर क्विक रिवीजन श्रृंखला कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। इस श्रृंखला से जुड़े रहना है क्योंकि यही करवाएगी आपको तैयारी आपकी परीक्षा की। तो सुपर क्विक रिवीजन में हम आज लेकर आए हैं आपको पाठ 17 संस्कृति। संस्कृति जहाँ से जो कार्य दिमाग में आ जाता है और प्रारंभ किया जाता है, सोच लिया जाता है, वो होती है संस्कृति। और जब वो हमारे कार्यों में आके बन जाता है वो हो जाती है सभ्यता। तो यहाँ पर हम संस्कृति और सभ्यता, आपने पाठ जो पढ़ा है वन शॉट में दिया गया है पूरा पाठ, उसमें संस्कृति और सभ्यता कि जो जो लोगों के दिमाग में ये बात रहती ना कि संस्कृति क्या है सभ्यता क्या है, बहुत छोटा अंतर है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या है। वो पूरे पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि कैसे सोचा गया होगा कि बल्ब का निर्माण किया जाए, कैसे बनाई गई होगी एरोप्लेन। अब जब दिमाग में लोगों के जिसके आया वो वहां पर संस्कार संस्कृत वाला व्यक्ति था, वहीं से संस्कृति, और वो जब हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता चला गया वो हो गई सभ्यता। तो पूरा पाठ उस पर ही आधारित है, आपको उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ तो मैं आई हूँ सुपर क्विक लेकर, वन शॉट में आप पूरा पाठ पढ़िएगा। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। बहुत छोटा अंतर है जो कि लोगों को भ्रमित कर देता है। देखिएगा, संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण, सक्रिय मनोवृत्ति, छोटी सोच के कारण हम अपने व्यक्तिगत, जातिगत एवं धार्मिक हितों को सर्वोपरि मानकर उसकी रक्षा में जुट जाते हैं और उन्हें ही सभ्यता और संस्कृति मान बैठते हैं। इस कारण हम इन शब्दों का सही अर्थ ही नहीं समझ पाते। संसार परिवर्तनशील है, समय के साथ हर चीज बदलती है, तो संस्कृति और सभ्यता को पकड़कर नहीं बैठा जा सकता। रूप बदलने के कारण इन्हें समझने में कठिनाई होती है। इन शब्दों के आगे भौतिक और आध्यात्मिक जुड़ जाने से इनकी अर्थगत जटिलता बढ़ जाती है और अर्थ समझने में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात। संकीर्ण मनोवृत्ति, हम छोटी विचारधारा में केवल हम जो हमारा व्यक्तिगत, जातिगत या धार्मिक माहौल है हम उसी को बचाने में लगे रहते हैं। हम और अधिक नहीं सोच पाते हैं और उसी को हम संस्कृति और सभ्यता मान लेते हैं और हम सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं। समय परिवर्तनशील है, समय के साथ सभ्यताएं परिवर्तित होती रहती हैं। तो उस परिवर्तन के कारण कई बार हम उनके आगे, संस्कृति के आगे क्या लगा देते हैं, भौतिकता, आध्यात्मिकता, जिससे और अधिक जटिल हो जाता है हमें संस्कृति और सभ्यता समझना। बस यही कारण है कि इनकी कठिनाई अभी तक बनी ही रहती है। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों कही जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा स्रोत क्या रहे होंगे? आग की खोज हुई, पहले तो आग नहीं थी। आदि मानव ने जब पत्थर रगड़ा तो चिंगारी फूटी, तब उनके दिमाग में बात आई कि अच्छा इससे तो कुछ, और फिर एकदम सूखी घास में आग लग गई तो क्या लगा कि अरे ये आग है। पहले तो वो डरे, फिर उनको महसूस हुआ कि कुछ अच्छा लग रहा है देह में, शरीर में, बॉडी में, जो सर्दी से बचा रहे हैं। गर्माहट आई, फिर उनका दिमाग चला होगा कि कुछ और यदि खाने वाली चीज गिरी होगी, पकी होगी, उसके बाद उनने खाई होगी तो उन्हें लगा होगा कि अरे इससे तो ये और स्वाद बढ़ जाता है। तो जो आग की खोज हुई वही तो संस्कृति थी। देखिए, मानव की अनेकानेक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति आग द्वारा संभव होने के कारण इसे एक बड़ी खोज माना जाता है। आग से भोजन पकाने में ऊर्जा पैदा करके मशीनें चलाने जैसे कार्य होते हैं। सांस्कृतिक तथा धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाना आग के प्रति सम्मान रखना ही है। एक समय ऐसा था जब मानव का अग्नि देवता से साक्षात्कार नहीं हुआ था, आग को नहीं जानता था। आज हर घर में चूल्हा जलता है। वह आदमी कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया होगा। स्वाभाविक सी बात है, इस खोज के पीछे प्रेरणा का मुख्य स्रोत पेट की आग रही होगी, मतलब भोजन। इसके साथ ही अंधकार में प्रकाश पाना भी रहा होगा, शीत में गर्मी का एहसास भी रहा होगा। ये सभी कारण रहे होंगे किसके? आग की खोज के। तो मानव की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या हैं? आज आग के द्वारा होती हैं। आग से इंजन भी चले हैं, मशीनें भी चलती हैं। हमारे घर में आज हर घर में दीपक का जलना अनुष्ठान है। अग्नि देवता, हम इसे एक संस्कार और श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हैं। हर घर में चूल्हा जलता है। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने आग का आविष्कार किया होगा,
क्या मुख्य कारण रहा होगा? तो पेट की भूख, सर्दी का मौसम, अंधकार से प्रकाश, ये सब कारण रहे होंगे और आग की खोज हुई। वो आग की जो खोज के बारे में सोचा गया वो क्या थी? संस्कृति। अगला प्रश्न है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्यों? तो न्यूटन ने देखिए नियम दिए थे गति के, यहाँ गुरुत्वाकर्षण का, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए वह संस्कृत मानव थे। जब उन्होंने एप्पल को नीचे गिरते देखा तो क्या हुआ? ये गुरुत्वाकर्षण है। वर्तमान युग में भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन, फिजिक्स का जो स्टूडेंट है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, साथ ही अन्य अब गुरुत्वाकर्षण से संबंधित और भी जो नियम है वो भी उसको याद है। लेकिन क्या हम उस आज के विद्यार्थी को न्यूटन से श्रेष्ठ मान सकते हैं? नहीं। उसने अन्य सिद्धांतों के बारे में दिमाग लगाया, लेकिन जहां से उपज आई थी गुरुत्वाकर्षण की वो तो केवल न्यूटन ही थे जिन्होंने वो सोचा था। तो न्यूटन संस्कृत पुरुष होंगे, हैं मतलब, और इसके अलावा कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति उसमें और नियम जोड़ दे तो वो संस्कृत नहीं बन सकता। किंतु पर न्यूटन जितना संस्कृत वो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर नए तथ्यों को नहीं खोजा। किसने? उस बच्चे ने। उन्होंने तो संस्कृत व्यक्ति न्यूटन द्वारा आविष्कृत सिद्धांतों को जाना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बना दिया। उसके बाद तुम बहुत सारे सिद्धांत लाओ, मूल जड़ कहाँ है? गुरुत्वाकर्षण में। वो कौन लेकर आया? न्यूटन। तो न्यूटन कौन हुए? संस्कृत मानव। अब हम उनके नियमों पर आधारित नए नए नियम चला दें तो बिल्कुल चल सकता है, वो हम सभ्यता न्यूटन ने चला दिया, अब उस पर चलकर कुछ भी करो, पर संस्कृत मानव तो न्यूटन ही है, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता, क्योंकि हमने उनके सिद्धांतों पर काम किया है। आशा स्पष्ट कीजिए, मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। आज मनुष्य ने मोबाइल बना लिया है, मोबाइल बनाया तो अच्छे के लिए, पर आज उसका दुरुपयोग अधिक हो रहा है। तो जो संस्कृति उसने उत्पन्न की मोबाइल को चलाने की, आज मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है, कई प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। बच्चे यूज कर रहे हैं, उसका अलग प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है। यदि वो हम देखते हैं कि जो सर्वर क्राइम होते हैं वो इन्हीं मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर, ये क्या है? जिसने इंटरनेट बनाया उसने तो अच्छा कार्य किया, लेकिन इसका उपयोग अब गलत तरीके से हो गया, तो ये क्या हो गया? ये असंस्कृति हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरणों के साथ, मनुष्य अपनी जिस प्रतिभा के आधार पर अपने अस्तित्व के पूर्ण नाश के लिए जो विनाशकारी आविष्कार करता है उसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता। यह असंस्कृति है, क्योंकि इससे मानव विरोधी कार्य संपन्न हो रहे हैं, ना कि मानव के कल्याण के लिए कार्य हो रहे हैं। जब संस्कृति में कल्याण का भाव ही नहीं रहेगा, उसका परिणाम असभ्यता में ही निकलेगा। अतः संस्कृति केवल सकारात्मक पहलुओं का मिश्रण है, ना कि नकारात्मक। तो आज मनुष्य ने जो आविष्कार किया है वो आविष्कार का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए ना होकर बुरे कार्यों के लिए हो रहा है, इसलिए वो संस्कृति नहीं, वो असंस्कृति है। क्योंकि संस्कृति का प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिए होता है। जब उसका मिक्स बुरे कार्यों के लिए होने लगता है, उसका मिक्सर, तो किसके लिए चला जाता है? वो नकारात्मक पहलू की तरफ। और जो नकारात्मक है वो संस्कृति नहीं, वो असंस्कृति है। अगला प्रश्न है, संस्कृति पाठ के अनुसार आदमी के पहले आविष्कार क्या थे तथा मानव के लिए उनकी क्या उपयोगिता थी? तो संस्कृति पाठ के अनुसार जो मनुष्य का आविष्कार था वो तो आग का आविष्कार हुआ, सुई धागे का आविष्कार हुआ, क्योंकि आरंभ में मानव के लिए आविष्कार ही अधिक उपयोगी थे। वो जो कुछ सोच ले बस वो उसके काम में आ जाता था। आग ने उसे भोजन पकाकर खिलाना सिखाया, सुई धागे ने वस्त्रों को सिलकर उसे ठंड, गर्मी, बारिश से बचाया। इन आविष्कारों से प्रेरित होकर धीरे धीरे उसने अपने जीवन को और अधिक सुगम, सरल और बनाने के लिए कई आविष्कार किए। आग और सुई धागे के आविष्कार से मानव के कदम भौतिक सुख सुविधाओं और विकास की ओर अग्रसर होने लगे। तो जो मनुष्य ने आग और सुई धागे की खोज की, उससे उसे एक जगह तो खाना पकाकर खाने का की ओर प्रेरित हुआ, दूसरा कपड़ों को सिलकर अपने आप को हर मौसम से बचाने के लिए। तो इसका आविष्कार करके उसने अपने जीवन को और अधिक सुगम और सरल बनाया है। तो इन दोनों का आविष्कार मानव को आगे विकास की तरफ अग्रसर करता है। अगला प्रश्न है, रात के तारों को देखकर न सोने वाले मनीषी को प्रथम पुरस्कर्ता क्यों कहा गया? संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए।
हम रात में तारे तो हर व्यक्ति देखता है, पर उसको देखकर कुछ सोच लेना, कुछ आविष्कार कर लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। पाठ में ऐसे व्यक्ति की कल्पना की गई है जिसका पेट भरा हुआ है, मतलब उसे आग की जरूरत, मतलब आग पैदा करने की जरूरत नहीं है, वो आ चुका है, उसके अंदर पेट भरा हुआ है, कपड़े भी वो पहने हुए, उसे सुई धागे का आविष्कार करने की भी जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति की बात हो रही है। तारों से भरे हुए खुले आकाश के नीचे लेटा हुआ है। वह केवल इसलिए नहीं सो पाता क्योंकि उसके मन में बार बार एक प्रश्न उठता है, आखिर यह मोती भरा हुआ थाल क्या है? पेट भरा है, तन ढका है, संस्कृत व्यक्ति निठल्ला नहीं बैठ सकता। ऐसे मनीषी को ही लेखक ने प्रथम पुरस्कर्ता कहा है। देखिए, यदि हम चुपचाप बैठे हैं और हम कहीं देख रहे हैं और उसके अंदर ही हमने देखते देखते सोच सोचकर कुछ नया आविष्कार कर दिया, तो आप संस्कृत मानव हो गए। और संस्कृत मानव जो सोचता है वो कभी निठल्ला खाली नहीं बैठता, वो कुछ कुछ नया एक्सपेरिमेंट, कुछ नई खोजें करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति, तारे के बारे में बोला गया है, तन ढका है, कोई सुई धागे की जरूरत नहीं, पेट भरा है, कोई आग का आविष्कार नहीं, लेकिन वो सो नहीं पा रहा कि ये जो थाली जैसी सर पे है जो कि तारों से भरी है, ये आखिर क्या है। तो वही मनुष्य, ऐसे ही मनीषी को प्रथम पुरस्कर्ता कहा है, क्योंकि उसी की खोज के बाद आज हम ग्रह और तारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए, क्योंकि वो लेटे लेटे यही सोचता रहा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो जो संस्कृत मानव होता है वो कभी खाली नहीं बैठ पाता। संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कि मानव संस्कृति के वास्तविक जन्मदाता कौन हैं? संस्कृति पाठ के आधार पर मानव संस्कृति के वास्तविक जन्मदाता भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, सर्वस्व त्याग की भावना को माना गया है। जब हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, जब ज्ञान उत्पन्न होता है, जब हमारे सर्वस्व त्याग, हम सब कुछ त्याग कर केवल एक कार्य के पीछे लग जाते, वही है संस्कृति। भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर मानव ने अपनी जो जरूरत थी उसके आधार पर मानव ने सुई और धागे का आविष्कार किया। आकाश में चांद तारों को के बारे में जानकारी एकत्र करके उसके रहस्यों को जानना उसकी ज्ञानेप्सा थी, उसकी इच्छा थी कि आखिर ये क्या है। जिस कल्याण भावना के कारण लेनिन, कार्ल मार्क्स और सिद्धार्थ आदि के समान दूसरों के हित के लिए जिन्होंने स्वयं के हितों को दांव पर लगा दिया, परवाह नहीं की, तो एक क्या, जब अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए जिन्होंने सुई धागे और आग का आविष्कार किया, हो गया भौतिक सुविधाएं। ज्ञान की इच्छा की पूर्ति के लिए जिसने चांद तारों के ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताया, और ऐसे मनीषी महापुरुष हुए जिन्होंने दूसरों के हित के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो संस्कृति क्या है? तो संस्कृति है भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा और सर्वस्व त्याग की भावना। जो किसने कहा था सिद्धार्थ से घर त्याग दो? कोई कहने आया था? ये तो अंदर से इच्छा उत्पन्न हुई कि ईश्वर का ध्यान करना है। अगला है, संस्कृति और सभ्यता क्या है? एक सभ्य तथा संस्कृत व्यक्ति में क्या अंतर है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो क्या है संस्कृति? जहां से मानव की वह योग्यता जो उसे आग और सुई धागे का आविष्कार कराती है, तारों के रहस्य के बारे में जानकारी देती है और किसी महामानव से सर्वस्व त्याग करवा देती है, वह है संस्कृति। किसी ने नहीं कहा था महावीर से, किसी ने नहीं कहा था बुद्ध से कि आप जाकर इस मार्ग पर चलो। उनका तो अंदर से जन्म हुआ था, उन्होंने अंदर से ये सोचा था कि हमें किस मार्ग पर जाना है। वो संस्कृत मानव है। किसी ने नहीं कहा था आग ऐसे जलती, अचानक जब उनके दिमाग में आया और उन्होंने दो पत्थरों को रगड़ा, चिंगारी निकली, आग का आविष्कार हो गया। किसी ने नहीं कहा था ग्रह नक्षत्र को पता कर क्या हो आर्यभट्ट, लेकिन जब उन्होंने सोते लेटे हुए तारों को देखकर ये सोचा आखिर ये है क्या, इसका पता लगाना चाहिए, वो है संस्कृति। जब ये हमें विरासत में मिलने लगे, संस्कृति के द्वारा जो कुछ भी आविष्कृत हुआ, हम सुई धागे का प्रयोग करते हैं, आग का उपयोग करते हैं, हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानते हैं, तो जो आविष्कृत हुआ वह सभ्यता है। अर्थात सभ्यता संस्कृति का ही परिणाम है। हमने खाने पीने के तरीके, ओढ़ने पहनने के तरीके, आने जाने का ढंग, परस्पर कट मरने के तरीके से, यह सब हमारी सभ्यता है। अब क्या है, जो आग का आविष्कार हुआ, अब हम क्या पत्थर से आग जलाते? बिल्कुल नहीं, हम यूं लाइटर से फटाफट, गैस को तुरंत गैस में बटन दिया होता कि तुरंत जल जाती है गैस। लेकिन दिमाग जो आग वाला आदि मानव के समय से आया था, अब हमने उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अब हमने उसको कई प्रकार से उपयोग में लाने लगे। ये हमारी सभ्यता है। पर जहाँ से निर्माण हुआ था
वो संस्कृति थी। तो निर्माण जहाँ से आविष्कार होता है, जहाँ से सोच होती है, वो संस्कृति है। संस्कृति का जो परिणाम निकल कर आता है वो सभ्यता, और सभ्यता समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके व्यक्ति किसी नई चीज को गढ़ने, नए तथ्य के दर्शन करता है, वह संस्कृति। जब अपना दिमाग लगा के कुछ नई उपज करता है, वो है संस्कृति। जब वह अपने पूर्वजों से उन वस्तुओं और तत्वों को प्राप्त कर लेता है, वह होती है सभ्यता। और सभ्यता परिवर्तनशील होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति पाठ का लेखक कल्याण की भावना को ही संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण तत्व मानता है, स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, संस्कृति से ही सभ्यता का जन्म होता है। संस्कृति मानव से किसी नई वस्तु का आविष्कार कराती है, मनुष्य में सब कुछ त्याग देने की भावना का भाव उत्पन्न कराती है। यही संस्कृति सभ्यता को उत्पन्न करती है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य तत्व है, संस्कृति को नहीं बांटा गया। इसमें सदा ही संसार ने मानव कल्याण के भाव निहित होते हैं। जब आग की खोज हुई तब उन्हें नहीं पता था कि एक व्यक्ति आग से पूरा संसार जलाने की ठान लेगा। जब आग की खोज हुई तब उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि पूरी दुनिया नष्ट करने वाला बॉम्ब भी बन जाएगा। ये क्या किया? ये तो हमने सभ्यता को बदल दिया और कई प्रकार के उसमें अपनी बातें जोड़ दी। लेकिन जिस कल्याण के लिए सुई धागे का निर्माण हुआ, वो जिस भाव से हुआ, वो था मानव कल्याण। महात्मा बुद्ध कल्याण के लिए अपना राजपाट छोड़कर शांति की प्रतिष्ठा की, त्रिशित जनता सुखी रह सके, इसलिए वो अपना राजपाट त्याग कर चले गए। कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन कष्टों में व्यतीत कर दिया ताकि मजदूर वर्ग सुखी हो जाए। लोक कल्याण का भाव ही संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके कारण भारतीय संस्कृति व सभ्यता अटूट है। तो जो प्राचीन काल से चली आ रही है संस्कृति, जो निर्माण हुए, जो आविष्कार हुए, वो केवल लोकहित के कारण हुए थे। तो संस्कृति और सभ्यता का एकमात्र उद्देश्य है लोकहित, संसार का हित। सकारात्मक रूप से उसका उत्पन्न हुआ है, इसलिए भारत की संस्कृति अटूट है। अगला प्रश्न है, आग के आविष्कार के पीछे मानव की कौन सी प्रेरणा रही होगी? अपने शब्दों में लिखिए। प्रेरणा रही होगी भैया, क्योंकि उन्हें पकाकर भोजन खाना था। आग मानव जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज रही है। आग के आविष्कार ने मानव जीवन एवं सभ्यता को बदल कर रख दिया। इसके बाद मानव भोजन पकाकर खाने लगा, जो मांस है वो भूनकर खाने लगा। आग से प्रकाश भी उत्पन्न कर उसे मिलने लगी, कड़कड़ाती सर्दी में उसे तपन मिलने लगी। आग के आविष्कार के पीछे मानव के पेट की ज्वाला की प्रेरणा रही होगी। इसके साथ ही प्रकाश और ताप पाने की अधीरता भी रही होगी। आग के आविष्कार ने मानव जीवन को सरल और सभ्य बनाया है, इसीलिए आग को अग्नि देवता का दर्जा दिया गया। तो एक महत्वपूर्ण खोज है। जब आग आई तो उन्होंने, आदि मानव ने देखा, अरे तो भून कर खाया जा सकता है, पकाकर खाया जा सकता है, सर्दी से बचा जा सकता है। तो इस कारण से पेट की ज्वाला शांत हुई, इसलिए उसका आविष्कार किया गया और मानव को ये प्रेरित कर रहा है, मानव को आगे बढ़ाया, इसीलिए इसको श्रेष्ठता का दर्जा दिया गया अग्नि देवता का। यहाँ पर आपने पूरा पाठ समझ लिया। मतलब सभ्यता और संस्कृति वन शॉट के साथ साथ पूरे तरीके से यहाँ भी आपका क्लियर हो गया। बाकी बहुत छोटा अंतर है, लेकिन हम भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ आपका सुपर क्विक रिवीजन में पूरा संस्कृति पाठ क्लियर हो चुका है। वन शॉट यदि आप कहीं देखना भूल गए, उसको आप देखिए, लेकिन यहाँ जैसे ही आप सुपर क्विक करेंगे वो पूरा पाठ आपका कवर हो जाएगा। तो सुपर क्विक रिवीजन का एकमात्र उद्देश्य, कम समय में पूरा पाठ याद कीजिए, पेपर की तैयारी जोड़ तोड़ से कीजिए। तो पेपर की तैयारी के लिए ही सुपर क्विक रिवीजन की श्रृंखला चल पड़ी है। तो इस श्रृंखला से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।